गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे भारतीय कला एवं कलागत तत्व। नोट्स हम आपको पढ़ा रहे, शॉर्ट नोट्स में बिल्कुल देखिएगा। कला का अर्थ किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कहलाता है। किसी भी कार्य को पूरी कुशलता या निपुणता से संपन्न करना कहलाता है, जैसे मूर्ति बनाना, चित्र बनाना, भवन या मंदिर बनाना, गीत गाना, काव्य रचना करना आदि। गीत गाना कला तभी कहा जाएगा जब गीत सुमधुर और लय ताल के साथ गाया जाए। इसी प्रकार काव्य, नाटक, चित्र, मूर्ति आदि की कला की परिधि में भी तभी उपयोग आएगी जब उसमें अर्थ, रस, भाव और रूप की सुंदर निष्पत्ति हो। कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसकी व्युत्पत्ति कल धातु से हुई, जिसका अर्थ प्रेरित करना है। कल धातु जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कर्ण धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न करना। कला की परिभाषा। नंबर 1, प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है। नंबर 2, अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। कला प्रकृति का अनुकरण है। नंबर 3, फ्राइड के अनुसार कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला दमित भावनाओं का उभरा हुआ रूप है। 4, क्रोचे के अनुसार हर एक महान कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। टॉलस्टॉय के अनुसार कला भाव को क्रिया, रंग, रेखा, रंग, ध्वनि, शब्द इस प्रकार की अभिव्यक्ति करना है जिसे देखने से सुनने वाले के मन में वही भाव जागे। हीगेल के अनुसार कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। रस्किन के अनुसार कला मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। रस्किन के अनुसार कला मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। 8, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार 9 नंबर, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति के संकुचित रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है, जो पूर्ण कला की पूर्ति है। नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभव से मुक्ति का माध्यम है। कला का वर्गीकरण। चमनेंद्र ने अपनी पुस्तक कला विलास में 64 जनोपयोगी, 64 सुनारों, 64 वेश्याओं, 10 भेषज कलाएं तथा 16
16 कायस्थों को और 100 सार कलियों को, 32 धर्म अर्थ काम व मोक्ष संबंधी कलाओं का वर्णन है। कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर किया गया है। कला का वर्गीकरण 2 बिंदुओं के आधार पर उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं, जैसे आभूषण, रंगाई, छपाई, बढ़ईगिरी और व्यावसायिक कार्य इत्यादि। इसे हम कला से हमें भौतिक सुख मिलता है। ललित कला, ललित कला का एकमात्र उद्देश्य केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना होता है। ललित कला के प्रमुख 5 प्रकार माने गए हैं: चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला एवं काव्य कला। चित्रकला नंबर 1, चित्रकला मनोभाव तथा विचारों को अत्यधिक स्पष्ट करने में सक्षम होती है। इसका आधार रंग व ब्रश होता है चित्रकला का। मूर्तिकला नंबर 2, मूर्तिकला, इसके अंतर्गत किसी वस्तु का रूप, रंग तथा आकार आदि निर्माण किया जाता है। यह कला उत्कृष्ट मनोभाव को व्यक्त करने में सक्षम होती है। इसका आधार पाषाण तथा पत्थर के औजार हैं। मूर्तिकला। वास्तुकला, वस्तु के अंतर्गत भवन। नंबर 3 है वास्तुकला, भवन, चर्च, मंदिर, मस्जिद, बांध, फूलों का निर्माण किया जाता है। इसका आधार चूना तथा मिट्टी है। पाँच, संगीत कला, संगीत कला के द्वारा नंबर 4 है संगीत कला के द्वारा व्यक्त भाव अत्यधिक सूक्ष्म, स्पष्ट तथा हृदय ग्राही होते हैं। इस कलाकार का आधार स्वाद तथा नाद है। नंबर 5 काव्य कला, इस कला में स्वर तथा व्यंजन दोनों ही प्रयुक्त होते हैं। इसका प्रभाव चिरस्थायी होता है। इस कला का आधार शब्द का अर्थ है। ललित कला के भेद, ललित कला के मुख्य 2 भेद होते हैं: रूपपद कलाएं, अरूपप्रत कलाएं। रूपपद कला, रूपपद कलाओं के अंतर्गत नंबर 1, रूपपद कलाओं के अंतर्गत जिनका चक्षुष रूप होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। अरूपपद कलाओं के अंतर्गत वे कलाएं होती हैं जिसका चक्षुष रूप नहीं होता है, वर्ण भाव अनुभव होता है, जैसे संगीत कला, काव्य कला। कला के प्रकार, कला के विभिन्न प्रकार हैं। नंबर 1, किसी वस्तु तथा रूप का निर्माण जिस आधार पर होता है उसी आधार पर कला का प्रकार कहलाता है। नंबर 1, चित्रकला होता है भवन की भित्तियां, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज, भोजपत्र अंकित चित्र। मूर्तिकला होती है मतलब धातु तथा पत्थर को तराश कर दिया गया मूर्तिकला कहलाता है। वस्तु का स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला जैसे मंदिर, स्तूप, चैत्य, मकबरे, महल आदि। मृदभांड कला, मिट्टी के बर्तन। मुद्रा कला, मोहरे और सिक्के, ई वाला।
जिन पदार्थों को कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है उन पदार्थों के नाम के आधार पर कला का प्रयोग कला का प्रकार कहलाता है। नंबर दो का ए चित्रकला। भवन की भित्तियां, छतों, स्तंभों, वस्त्र, कागज, भोजपत्र पर अंकित चित्र। धातुकला पीतल तथा तांबा, कांस्य बनाई गई मूर्तियां। मृतिका कला मिट्टी से निर्मित कलाकृतियां। प्रस्तर कला हाथी दांत की निर्मित कलाकृतियां। प्रस्तर कला पत्थर से गढ़ी हुई आकृतियां। दंत कला हाथी दांत से निर्मित कलाकृतियां। नंबर 3 मूर्तिकला अपनी निर्माण शैली के आधार पर दो प्रकार की होती है। मूर्तिकला मूर्तिकला इसमें चारों ओर तराश कर मूर्ति का रूप दिया जाता है। इसी मूर्ति को अवलोकन आगे से, पीछे से तथा चारों ओर से किया जाता है। अवलोकन किया जाता है। उत्कीर्ण कला तराश कर किया जाता है। उत्कीर्ण कला इसमें पत्थर, चट्टान, धातु अथवा काष्ठ के फलक पर उकेर कर रूपांकन किया जाता है। इसमें आधी आकृति बनाई जाती है और इसलिए इसे अर्धचित्र भी कहा जाता है। ये अर्धचित्र की दो शैलियां निर्मित हैं। बी में ही एक हाई रिलीफ और हाई रिलीफ, बी लो रिलीफ। इसमें गहराई से तराशा जाता है। इसमें गहराई से तराशा जाता है ताकि आकृतियों में अधिक उभार आए और जीवंत हो सके। हाई रिलीफ में। लो रिलीफ में इसमें हल्का तराशा जाता है, इसलिए आकृति चपटापन सा रहता है। कला के षडांग। वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र के तृतीय अध्याय की टीका जयमंगला में यशोधर पंडित ने आलेख्य के 6 भेद किए हैं। नंबर 1 रूप भेद, नंबर 2 प्रमाण, नंबर 3 भाव, नंबर 4 लावण्य योजना, नंबर 5 सदृश्य, नंबर 6 वणिका भंग। ये 6 भेद ही षडंग के नाम से जाने जाते हैं। इसमें श्लोक दिया हुआ है पहचानने के लिए 6 भेदों को। रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सदृश्य वणिका भंगम इति षडांकम। क्या रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजनम सदृश्य वणिका भंगम इति षडांकम। ये जो श्लोक दिया हुआ है इससे पता चलता है कि 6 भेदों के नाम। इस श्लोक को यशोधर पंडित ने टीकाकरण किया है। नंबर 1 रूप भेद। रूप भेद का मतलब होता है रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। नंबर 1 रूप भेद के द्वारा चित्र की भिन्नता प्रकट होती है। नंबर 2 प्रमाण। प्रमाण मतलब इसके द्वारा चित्र की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई, दूरी का पता चलता है। प्रमाण के द्वारा हम इस चित्र को सही स्थान देते हैं। भाव का मतलब होता है भाव के द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति। नंबर 3 की जाती है। इसके द्वारा रस की अभिव्यक्ति भी की जाती है क्योंकि रस आनंद प्रदान करते हैं। लावण्य योजना के द्वारा वाह है। नंबर 4 लावण्य योजना के द्वारा वाह है सौंदर्य को अभिव्यक्त की जाती है। सदृश्य का मतलब होता है सदस्य 5 है सदस्य के द्वारा आकृति की समानता प्रकट की जाती है अर्थात जो चीज जैसी दिख रही है वैसी ही होनी चाहिए।
वर्णिका भंग, वर्णिका भंग का मतलब होता है भाव के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना वर्णिका भंग कहलाता है। अतः चित्रकार सिर्फ वही श्रेष्ठ होता है जो अपने चित्रों में इन 6 अंगों का भली प्रकार प्रयोग करता है। भावनाओं रूप भेदा प्रमाण भावनाओं योजनम सदृश वर्णिका भंगम इचि षडांकमटा। ये श्लोक याद रखना। कला के तत्व, कला के मुख्य 6 तत्व। रेखा नंबर 1, नंबर 2 आकृति, नंबर 3 वर्ण, आकृति को रूप कहते हैं और वर्ण को रंग कहते हैं। तान, वयन को वयन पोत, अंतराल छठा। सबसे पहले रेखा। अपने साधारण रूप में रेखा ज्योमेट्री होती है। अपने साधारण रूप में रेखा ज्योमेट्री होती है, किंतु जब रेखा का प्रयोग कलाकृति के निर्माण हेतु किया जाता है तो रेखा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप किया जाता है। उसके माध्यम से कलाकार अपने विभिन्न भाव की अभिव्यक्ति करता है। सर्वप्रथम मानव द्वारा अभिव्यक्ति रेखाओं के माध्यम से ही प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का मूलाधार रेखा ही रही है। भारतीय चित्रकला में रेखा प्रधान है। अतः अज्ञानता से लेकर बंगाल स्कूल तक कलाकारों द्वारा रेखाओं के अनुपात सौंदर्य में बिखेरा गया है। परंपरागत कलाओं में भी रेखाओं के गुणतम सौंदर्य की दृष्टि को देखा जा सकता है। समांतर रेखा के 2 भेद माने गए हैं, सरल रेखा और वक्र रेखा। रेखा की परिभाषा। रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म और गति की दिशा निर्देश करती है। कभी 2 से अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा न होते हुए भी रेखीय प्रभाव आ जाता है। इस प्रकार की रेखाएं अनुभूत रेखाएं कहलाती है। रेखा के प्रकार का प्रभाव। रेखाओं का अपना प्रतीकात्मक महत्व रहा है। किसी भी प्रकार की रेखा अपना अस्तित्व रखती है तथा उसमें एक अर्थ निहित होता है। नंबर 1 सीधी लंबवत रेखा। ये जो बॉक्स बना है वर्ग टाइप में, इसके अंदर जो सीधी लंबवत रेखा, ये सीधी लंबवत रेखा है, लंबवत रेखा है। इसका प्रभाव जो है, इस रेखा के मुख्य प्रभाव आकांक्षा, गौरव, स्थायित्व व शाश्वतता आदि है। इस रेखा का, लंबवत रेखा का। और ये क्षैतिज रेखा, नंबर 2 क्षैतिज रेखा है। जो क्षैतिज, इस बॉक्स के अंदर ये जो पड़ी हुई रेखा, इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। इस रेखा का मुख्य गुण लंबवत रेखा को आधार प्रदान करना होता है। लंबवत रेखा जो ऐसे होती है उसको आधार प्रदान करना होता है। इसका प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव विश्राम, स्थिरता, शांति और मौन का संतुलन है। नंबर 3 कोणीय रेखा है। ये बॉक्स के अंदर जो कोणीय रेखा है, इस तरीके से कोणीय रेखा है, बॉक्स के अंदर कोण जैसा बना रही है। इसका प्रभाव, इस रेखा के मुख्य प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा, अस्पष्टता कोणीय रेखाओं का होता है। नंबर 4 कर्णवत रेखा है।
कर्णवत रेखा ये बॉक्स के अंदर जो है, ये जो रेखा है कर्णवत रेखा। कर्णवत आड़ी रेखा को कर्णवत रेखा कहते हैं। इस रेखा के मुख्य प्रभाव नाटकीयता, प्रबल स्पंदन, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता। कर्णवत रेखा जो इसे दी हुई है। एक पुंजी रेखा नंबर 5 ये बॉक्स के अंदर जो दे रखी है, इधर से एक पुंजी रेखा, एक पुंज से निकलने वाली रेखाएं एक पुंजी रेखाएं कहलाती हैं। मतलब वृत्त के अंदर से ऊपर को निकली जो एक ही जगह से निकलने वाली रेखा एक पुंजी रेखाएं कहलाती है। इनका प्रभाव क्या होता है? इस रेखा का मुख्य प्रभाव एकता, शक्ति, स्वच्छंदता, अभिलाषा, शोभा, लवणीयता, स्वदेश प्रेम, प्रसार। छठा ये वर्तुलीय चक्राकार रेखा है। ये बॉक्स के अंदर गोल गोल घूम रही है इसे। प्रभाव इस रेखा के मुख्य प्रभाव भ्रम, संघर्ष, उत्तेजना, गति, शक्ति। सातवां प्रवाही रेखा, ये बॉक्स के अंदर जो इस तरीके से इसे गई हैं, इन्हें क्या कहते हैं? प्रवाही रेखा। इनका प्रभाव इस रेखा के मुख्य प्रभाव गति, लवणीय और माधुर्य। नंबर 2 आकृत रूप। आकृत रूप में जो गोल गोल ब्रैकेट के अंदर कर दिया है, गोल गोल जो डॉट लाइन खींची उसके नीचे से लाइन खींची, वो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देंगे इसको। रूप वह क्षेत्र है जिसका अपना निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। रूप का निर्माण छोटे छोटे बिंदुओं से होता है, किंतु यदि इन बिंदुओं को क्रमानुसार केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए तो रेखा का निर्माण होता है। अतः रूप के निर्माण के लिए आवश्यक है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को सभी दिशाओं में आवश्यकता अनुसार रखा जाए। यह बिंदु बिखरी हुई अवस्था में नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो किसी भी रूप का निर्माण नहीं होगा। अतः इन बिंदुओं को आपस में निश्चित आकार को जोड़कर इनका एक अंकन करना चाहिए तो इनका निर्माण होगा। प्रत्येक कलाकार चित्रों में मौलिकता के सृजन के लिए विभिन्न प्रकार के रूपों का प्रयोग करता है जो एक दूसरे के पृथक होते हैं। रूपों के आकार के आधार पर इन्हें दो भागों में व्यक्त किया जा सकता है, समत्रिक रूप, असमत्रिक रूप, जो बॉक्स के अंदर है। समत्रिक रूप का मतलब होता है जो बॉक्स के अंदर ये जो दे रखा है घड़ा जैसा बना हुआ है, समत्रिक रूप है। बॉक्स के अंदर घड़ा जैसा ये बनाया हुआ है, इसमें जो रेखाएं ऐसे पड़ी हुई, ऐसे करके रेखाएं पड़ी हुई हैं, घड़ा बना हुआ ऊपर, मुंह बना हुआ। यह वह रूप है जो दाईं और तथा बाईं ओर दोनों ओर से एक समान होते हैं, जो जैसे वृत्त, घन, आयत, गिलास। असमत्रिक रूप, ये बॉक्स के अंदर जो दे रखा है यह वह रूप है जिसका दूसरा भाग पहले भाग से विपरीत आकृत होती है, जिसका कहते हैं जैसे विषम कोण, चतुर्भुज, त्रिभुज, केतली, सुराही आदि के रूप में अधिक रुचकर लेते हैं। ये जो बना हुआ है, इसके अतिरिक्त चित्र में रूप के महत्व के आधार पर दो भाग दिए गए हैं, सक्रिय रूप, सहायक रूप। सक्रिय रूप यह वह रूप है जो चित्र की प्रधान आकृत होती है, जिसे कलाकार अधिक महत्व देता है। सहायक रूप
वह रूप है जो सक्रिय रूपों को बल देने के लिए चित्रित किए जाते हैं। किसी भी चित्र में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों के भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं, रूपों के प्रमुख प्रभाव कहलाते हैं। आयताकार स्थायित्व शक्ति आदि। नंबर 1 त्रिभुजाकार विकास सुरक्षा आदि, वृत्ताकार गति आकर्षण आदि, अंडाकार लवण सौंदर्य आदि। वर्ण वर्ण जो दिया हुआ है नंबर 3 वर्ण है तुम्हारा। वास्तव में वर्ण प्रकाश का गुण है। प्रकाश की किरणों द्वारा ही हम किसी वस्तु के रंग को देख सकते हैं। जब वस्तु से टकराकर प्रकाश आंखों में रेटिना पर पड़ता है तो रेटिना के पास को रोड्स तथा कोन्स की ग्रंथियां चेतन हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु के वर्ण को देख पाते हैं। मुख्य रंग लाल पीला नीला वह माने जाते हैं जो कि स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं तथा अन्य रंग मिश्रण से प्राप्त नहीं होते हैं। वर्ण के गुण। वर्ण के मुख्यतः 3 गुण होते हैं: रंगत, मान, सघनता। नंबर 1 रंगत। रंग की प्रकृति को रंगत कहते हैं, जैसे पीलापन, लालपन, नीलापन आदि। यह वर्ण का वह गुण माना जाता है जिसकी सहायता से पीले तथा लाल तथा नीले के मध्यांतर को दर्शक जान पाता है। नंबर 2 मान। यह रंग के हल्के व गहरेपन का द्योतक होता है, जैसे गहरा लाल, हल्का लाल आदि। यदि किसी भी रंग में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान बढ़ जाता है, और या किसी रंग में काला या रंग मिला दिया जाए तो उस रंग का मान कम हो जाता है। इस प्रकार सफेद व काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर एक ही रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। सघनता। नंबर 3 सघनता। यह रंग की शुद्धता का परिचायक होता है। जितना अधिक वर्ण शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व होगा। अधिक घनत्व वाले वर्ण चमकदार होते हैं तथा मिश्रण वालों में सघनता कम हो जाती है। किसी भी वर्ण में तटस्थ रंग या धूमिल रंग मिलाकर जो वर्ण की सघनता को कम किया जा सकता है। वर्ण के भेद। वर्ण के निम्नलिखित भेद है। नंबर 1 मुख्य वर्ण या प्राथमिक वर्ण। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, जैसे लाल पीला नीला। ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध और इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगतें पदार्थ की मुख्यतः 3 रंगतें होती हैं: नीला, पीला, लाल। प्रकाश की मुख्य नीला, पीला, लाल। प्रकाश की मुख्य रंगतें पदार्थ की रंगतों से भिन्न है। प्रकाश की मुख्य रंगतें हरी, बैंगनी, लाल, हरी, बैंगनी तथा लाल। यदि इन दोनों मुख्य रंगतों की मिला दिया जाए तो सफेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। इसके विपरीत पदार्थ रंगतों को मिलाने से रंगीन धूमिल रंग बनेगा। मनोवैज्ञानिक 4 मुख्य रंगतें लाल, हरा, पीला, नीला। इन रंगतों का संबंध हमारी दृष्टि तंतुओं से होता है। प्राथमिक वर्णों का प्रभाव। लाल वर्ण का प्रभाव उत्तेजना, प्रेम, हिंसा, क्रोध, कामुकता, खतरा आदि एक गर्म रंग है। पीले वर्ण का प्रभाव प्रसन्नता, प्रफुल्ल, गर्व, प्रकाश, तेज, बीमारी, चमक। यह वर्ण गर्म वर्ण है। नीले वर्ण का प्रभाव शीतलता, आनंद, राजस्व, निराश, बीमारी, विष, रात्रि आदि। यह ठंडा वर्ण है।
द्वितीयक वर्ण, द्वितीयक वर्ण या किन्हीं दो मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहते हैं। जैसे लाल प्लस नीला, लाल प्लस नीला बैंगनी, लाल प्लस पीला नारंगी, पीला प्लस नीला हरा। द्वितीयक वर्णों का प्रभाव, बैंगनी वर्ण का प्रभाव समान, त्रासी, मृत्यु आदि। नारंगी वर्ण का प्रभाव वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि। नंबर 2, नारंगी वर्ण का प्रभाव वीरता, ज्ञान, प्रेरणा आदि, यह गर्म रंग है। हरे वर्ण का प्रभाव बसंत, सुरक्षा, मनोहरता, प्रजनन, समृद्धि, प्रसन्नता, शीतलता आदि, यह ठंडा वर्ण है। तृतीयक वर्ण, ये किन्हीं दो तृतीयक वर्णों को मिला दिया जाए तो विभिन्न रंगों को प्राप्त की जा सकती है। जैसे बैंगनी प्लस नारंगी रेसेट, बैंगनी प्लस हरा ऑलिव, ऑलिव, हरा प्लस नारंगी सिरटन। समीपवर्ती वर्ण, समीपवर्ती वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान होते हैं। जैसे पीला, पीला नारंगी तथा नारंगी, सभी में पीला रंग उपस्थित है। विरोधी वर्ण, वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। जैसे हरे रंग का विरोधी वर्ण लाल, नारंगी का विरोधी वर्ण बैंगनी तथा नीले का विरोधी रंग पीला। एकांकी वर्ण या केवल एक, एकांकी वर्ण या केवल एक ही रंगत के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकांकी वर्ण के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह एक ही वर्ण से बने होते हैं। जैसे नीला, हल्का नीला तथा गहरा नीला। तान, तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफेद या काले के परिणाम का धोधा है। किसी भी वर्ण में सफेद व काले की मात्रा के अंदर अंतर से उसके अनेक तान का प्राप्त कर सकते हैं। तानों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। छाया, मध्यम प्रकाश, तीन प्रकाश। चित्र में तान का महत्व होता है। चित्र में तान का महत्व, किसी भी चित्र में तान का महत्व, किसी भी चित्र में संयोजन के कलाकार व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है। इन्हीं व्यक्त करने में चित्रकला के मूलाधार तत्वों का भी बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कला के प्रत्येक तत्व रूप, रेखा, रंग, तान आदि निश्चित विशुद्ध भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इसमें तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी भी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावना प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से द्वियामी धरातल पर त्रियामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे जैसे लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ कोई प्रफुल्लता पूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वहीं लाल रंग में काले व रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग की इन निम्न तान में उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। वही रंग वही है, किंतु तान के परिवर्तन से भाव परिवर्तित हो गया है। वयन या पोत, क्वेश्चन नंबर 5। वयन नंबर 5, वयन पोत। धरातल का गुण, धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनवाट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंदर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, क्योंकि जैसे खुरदरा तथा चिकना आदि।
पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जाता है। चक्षुष अनुभूतिजन्य, साधारण पोत के तीन प्रकार माने गए हैं। नंबर एक, प्राप्त, अनुकृत, सृजित। प्राप्त या कल्पित पोत। प्राप्त पोत प्रकृत तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्राप्त पोत शिल्प, शिला, भित्ति, कपड़ा तथा ताड़पत्र आदि चित्रों पर स्वतः ही आया हुआ दिखाई पड़ता है। अनुकृत पोत अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्वियामी धरातल पर त्रियामी प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। कंपनी से लेकर चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण द्रष्टव्य है। नंबर 3, सृजित पोत। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्र को क्रियाशीलता का प्रदान करता है। नंबर 6, अंतराल। अंतराल स्पेस मतलब चित्रकार जिस चित्र भूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता द्वियामी होता है, यही अंतराल होता है। हम कह सकते हैं कि चित्रकार वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। अंतराल का महत्व होता है कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित होते हैं। अंतराल में सभी प्रकार के रूपों को संयोजित किया जा सकता है, परंतु इन कलाकारों में तालमेल दिखाने के लिए तथा एक सत्ता से बचने हेतु इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रकला पर भिन्न भिन्न प्रभावों को उद्वेलित करने में पूर्णतः सहायक है। अंतराल विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है, समविभाजन, असमविभाजन। समविभाजन। नंबर 1, रेखाओं के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं तथा बाएं तल समान हो। इस विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति या संतुलन के भाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। असमविभाजन। चित्रभूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना समविभाजन कहलाता है। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति तथा तनाव को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्वियामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रियामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य के द्वारा अंतराल में संयोजित किया जा सकता है। सक्रिय तथा सहायक अंतराल। चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृतियां संयोजित की जाती है। चित्र वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्य आकृति के आधार पर ही सहायक आकृति को सुनिश्चित किया जाता है। चित्र संयोजन के सिद्धांत। चित्र संयोजन के सिद्धांत। जब कलाकार के चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित किया जाता है, सुनियोजित व कलात्मक रूप में प्रयोग करके अपनी भावनाओं में व्यक्त चित्र रूप में करता है तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। संयोजन के सिद्धांत निम्नलिखित है: सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, परिप्रेक्ष्य। सहयोग। सहयोग का अर्थ होता है चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता था एक प्रकार का समुद्र जो समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तरह का संबंध को सहयोग कहते हैं। सामंजस्य। सामंजस्य
का सर्जन का सिद्धांत कला का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व जैसे तत्व, आकृति, वर्ण तथा तान आदि एक दूसरे के मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। संतुलन संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है। प्रभाविता डी, किसी आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना। प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिसमें दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है। तत्पश्चात अन्य आकृतियों का पर विचरण का संपूर्ण चित्र का रसवादन करती है। प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया जाता है। लय सामंजस्य अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में बढ़ती जाती है परिपेक्ष परिपक्ष के माध्यम से द्वियामी धरातल पर वस्तुओं का त्रियामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी और वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी और वर्ण धुंधली व स्पष्ट दिखाई देती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय चित्रकला के षडांग या अंग कला के कितने भेद होते हैं? 6। कला के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लवण योजना, सदृश्य और वणिका भंग। चक्षु और आत्मा द्वारा रूप की सही पहचान क्या कहलाती है? रूप भेद। रूप भेद द्वारा प्रकट क्या होता है? आकृति की भिन्नता और षष्ठ का ज्ञान। वस्तु का ब्यौरा प्रकट करता है प्रमाण। संयोजन के सिद्धांत में अनुपात प्रकट करता है प्रमाण। विभिन्न आकृतियों के अनुपात का सही ज्ञान क्या कहलाता है? प्रमाण। प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने कितने रूप बताए हैं? 5। प्रमाण की दृष्टि से 5 रूपों के नाम क्या हैं? मानव, भयानक, राक्षस, कुमार, बालक। ये पार्ट 1 है। अब पार्ट 2 इसका आएगा बाद में।